नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब यही हमारा घर है। मुरली प्रसाद जी अब अपने काम से रिटायर हो चुके थे और एक वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी विद्या जी भी उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से मुरली प्रसाद जी अपने दिल के भावों को पन्नों में उतारने लगे थे। उन्हें कविता लिखने का पहले से शौक था, मगर नौकरी के चलते कभी समय नहीं मिल पाया था। अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फिर से कविताएं लिखना शुरू किया था। अभी 4 दिन पहले ही उनके पोते सोनू के हाथ से जमीन पर पानी गिर गया था और मुरली प्रसाद जी उस पानी की वजह से फिसलकर गिर गए थे। तब बहू चिल्लाकर बोली थी, पापा जी, आप में और सोनू में ज्यादा अंतर नहीं है। उसकी तरह आप भी देखकर नहीं चलते। अरे सोनू तो बच्चा है, मगर आप तो उम्र दराज हैं। बेटा कमल भी पीछे से आकर चिल्लाया। इस बार कितने का फटका लगा होगा क्या पता। यहाँ मुरली प्रसाद जी दर्द से करा रहे थे और दूसरी तरफ बेटे बहू के ताने बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर के पास पहुंचकर पता चला कि मुरली प्रसाद जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें 15 दिन का प्लास्टर बांधा और आराम करने को कहा था। मुरली प्रसाद जी बैठे बैठे कविता लिख रहे थे कि उन्हें अपनी बहू राखी की आवाज सुनाई दी, जो उनके बेटे कमल से कह रही थी, देखा कैसे बैठे बैठे तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा करवा दिया हमारा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। मुझसे नहीं होने वाली इनकी सेवा वेवा पहले ही कह देती हूँ। अब 15 दिन तुम ही करो इनकी सेवा। कमल बोला, राखी, तुम तो जानती हो मैं खुद कितना परेशान हूँ बाबूजी से। 15 दिन की बात है बस, फिर मैं भी इनसे कह दूंगा कि वे गांव वापस चले जाएं। मुरली प्रसाद जी बेटे बहू का वार्तालाप सुन चुके थे। हालांकि अब यह इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उनकी पत्नी विद्या जी उन्हें छोड़कर गई थी, तब से बेटा बहू हर बात पर उन्हें जलील कर देते थे ताकि मुरली प्रसाद जी अपने गांव के घर में चले जाएं। जबकि मुरली प्रसाद जी ने तो गांव में घर सिर्फ इसलिए बनवा कर रखा था ताकि गर्मी की छुट्टियों में कभी कभार पूरा परिवार वहां प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाए और छुट्टियां बिता पाए। वे खुद बरसों से शहर में बस चुके थे, यहाँ तक कि कमल भी यहीं पैदा हुआ था। मगर 4 दिन में मुरली प्रसाद जी को यह एहसास हो गया था कि बेटे बहू से उनकी सेवा नहीं हो रही है। मुरली प्रसाद जी ने भी मन में ठान लिया था कि बस यह 15 दिन निकल जाएं, फिर वे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। पत्नी विद्या जी ने तो कभी मुरली प्रसाद जी को कोई घर का काम करने दिया ही नहीं था, इसलिए उन्हें घर के काम करने नहीं आते थे। गांव के घर जाने का उनका बड़ा मन था, मगर वहां जाकर अकेले कैसे दिन निकालेंगे, यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। जैसे तैसे उन्होंने वह 15 दिन निकाले। जैसे ही डॉक्टर ने उनका प्लास्टर खोला, दूसरे दिन मुरली प्रसाद जी ने अपना सामान बांध दिया, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने अपनी पत्नी विद्या जी की तस्वीर देखी। बेटे बहू और उनमें हमेशा मतभेद रहा और मुरली प्रसाद जी अब जान चुके थे कि उनके बेटे बहू को उनकी रत्ती भर भी कद्र नहीं है। इसलिए रोज के झगड़ों से परेशान होकर उन्होंने हमेशा के लिए वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया। अपना सामान बांधकर दूसरे दिन मुरली प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि बेटा बहू टीवी देखते हुए स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। कमल बोला, गांव जा रहे हैं क्या बाबूजी? मुरली प्रसाद जी बोले, नहीं, वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। बेटे बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुरली प्रसाद जी वृद्धाश्रम आ गए। वृद्धाश्रम आकर मुरली प्रसाद जी ने नए दोस्त बना लिए और अब वे पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। रोज सुबह मुरली प्रसाद जी वृद्धाश्रम के आंगन में टहलते और दोस्तों संग खूब बतियाते। एक दिन वह इसी तरह वृद्धाश्रम के आंगन में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि बाहर एक कार आकर रुकी और उस कार में से एक युवक और एक वृद्ध महिला उतरी। युवक ने उतरकर उस वृद्ध महिला का सामान वहां रख दिया और कार लेकर चलता बना। मुरली प्रसाद जी उदास होकर अपने मन में बोले, हे भगवान, आज फिर एक व्यक्ति अपने घर से बेघर होकर इस वृद्धाश्रम की पनाह में आ रहा है।
वह वृद्ध महिला वृद्धाश्रम के गेट खोलकर अंदर आने लगी। बहुत दूरी होने की वजह से मुरली प्रसाद जी को वृद्ध महिला का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही वृद्ध महिला अंदर आने लगी, मुरली प्रसाद जी को देखते ही उसने अपनी साड़ी से सर पर पल्लू ले लिया और पल्लू भी इतना बड़ा कि वृद्ध महिला का चेहरा ढक गया। मुरली प्रसाद जी को लगा मानो उन्होंने उस वृद्ध महिला को कहीं देखा हो, मगर ठीक से चेहरा न देख पाने की वजह से वह पहचान नहीं लगा पा रहे थे। वह वृद्ध महिला वृद्धाश्रम के अंदर आ चुकी थी। तभी मुरली प्रसाद जी ने देखा कि उनका एक वृद्ध दोस्त रो रहा है। वे उसके पास जाकर बोले, क्या हुआ दोस्त? उनका वृद्ध दोस्त बोला, आज बेटे बहू और पोते पोती की बहुत याद आ रही है। मुरली प्रसाद जी बोले, दोस्त तुम ऐसे बेटे बहू को याद करके आंखों से आंसू बहा रहे हो जिनकी वजह से आज तुम यहाँ हो, बल्कि तुम्हें तो उन्हें अब तक भूल जाना चाहिए था और तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती तो वह तुम्हें यहाँ मिलने आते। दोस्त मैं तो उस वक्त ही अपने बेटे बहू से सारे रिश्ते तोड़ आया था जब उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया था। उन्होंने अपने टूटे हुए दोस्त को हिम्मत दी, जिसके बाद उनका दोस्त मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे दोस्तों की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता। मुरली प्रसाद जी जब खाना खाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 दिन पहले आई वही महिला वृद्धाश्रम का बरामदा साफ कर रही थी। अभी भी उसका चेहरा उसके पल्लू से ढका हुआ था। उन्होंने वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी को बुलाकर पूछा कि वह महिला यह काम क्यों कर रही है। कर्मचारी बोला, चाचा जी यह वृद्ध महिला जब से वृद्धाश्रम में आई है रोए जा रही थी। परिवार के बिना उसका यहाँ मन ही नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह खुद से बोली, मुझे यहाँ साफ सफाई का काम दे दो, शायद काम करने की वजह से मुझे मेरे परिवार को भूलने में मदद मिल जाए। मुरली प्रसाद जी कर्मचारी की बातें सुन ही रहे थे कि तेज हवा के कारण उस महिला के चेहरे पर ढका पल्लू गिर पड़ा और मुरली प्रसाद जी उस महिला का चेहरा देखकर हैरान रह गए। अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, यह तो माला जी हैं। हे भगवान, इन्हें भी यह दिन देखना पड़ रहा है। इनके बेटा बहू ने भी इन्हें यहाँ छोड़ दिया। मुरली प्रसाद जी मन ही मन बुदबुदाए। फिर अचानक ही उन्हें क्रोध आया और गुस्से में उस कर्मचारी से बोले, आजकल के बच्चों को अपने माता पिता की कोई कद्र ही नहीं है। जब बच्चों को माता पिता के साथ रहना ही नहीं है तो माता पिता को भी उनकी याद में आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। जाने क्यों लोग बच्चे पैदा करते हैं जब आगे चलकर यही दिन देखना है। कर्मचारी बोला, चाचा जी आप सही कह रहे हो। वृद्धाश्रम में बढ़ती संख्या को देखकर मुझे भी यही लगता है। उतने में वृद्धाश्रम का एक दूसरा कर्मचारी मुरली प्रसाद जी से आकर बोला, आपसे कोई मिलने आया है। मुरली प्रसाद जी मन ही मन बोले, जाने कौन मिलने आया होगा। मुरली प्रसाद जी बाहर आए तो देखा कि उनका बेटा कमल और बहू राखी उनसे मिलने आए हैं। मुरली प्रसाद जी खुद उन्हें देखकर अचंभे में थे और गुस्से से बोले, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं यहाँ खुशी से अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब मिलकर खूब हंसी ठहाके लगाते हैं। कमल मुरली प्रसाद जी से बोला, पापा आज शाम सोनू का जन्मदिन है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मुरली प्रसाद जी बोले, मैं अब यहाँ बहुत खुश हूँ और अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। बहू राखी बोली, पापा जी सिर्फ आज शाम की पार्टी के लिए आ जाइए। सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आपके मित्रों को भी बुलाया है। लोग आपके बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। मुरली प्रसाद जी बोले, अच्छा अब समझ आया कि तुम लोग मुझे क्यों लेने आए हो। सभी के सामने अपनी नाक बचाना चाहते हो, यही ना? आज इतने महीनों बाद तुम लोगों को मेरी याद आई है, वह भी अपनी इज्जत बचाने की खातिर। वरना इतने महीनों से मैं यहाँ अकेले पड़ा हूँ, मेरी कभी खैर खबर तक नहीं लेने की कोशिश की। तुम लोगों ने
कितने स्वार्थी हो गए हो तुम लोग। जरूरत पड़ी तो लेने आ गए, एक बार भी फोन करने की भी जरूरत नहीं समझी। कम से कम यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और रही दुनिया वालों की बात, तो दुनिया वालों से कह देना मैं तीर्थ यात्रा पर गया हूँ। वैसे भी मैं कहाँ जाकर किसी को बताने वाला हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। ऐसा बोलकर वे अपने कमरे में जाने लगे। बेटा बहू यह देखकर प्लान बनाने लगे कि ऐसे तो पापा मानने वाले नहीं हैं, हमें कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में दोनों रोनी सूरत बनाकर मुरली प्रसाद जी के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाकर बोले, पापा सोनू भी आपको बहुत याद करता है, उसके लिए आ जाइए बस। कमल ने तुरंत सोनू को फोन लगा दिया। फोन पर सोनू ने मुरली प्रसाद जी से कहा, दादाजी आप कहाँ चले गए हैं? मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ, प्लीज मेरे बर्थडे पर आ जाइए। मुरली प्रसाद जी की आंखों के आगे नन्हे सोनू का चेहरा आ गया और वे सोचने लगे, पोते सोनू ने आखिर क्या बिगाड़ा है? वह नन्ही जान तो मेरा दोषी भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर बेटे बहू के साथ चलने को राजी हो गए। मुरली प्रसाद जी बोले, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि कल वापस तुम लोगों को मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आना पड़ेगा। बेटे बहू ने शर्त मान ली और मुरली प्रसाद जी उसके साथ घर की ओर चल पड़े। शाम की पार्टी में मुरली प्रसाद जी को उनके मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मिले। सभी ने मिलकर खूब सारी बातें की, मगर मुरली प्रसाद जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। उनके मन में खूब सारे विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल उन्हें बेटे बहू को एक सरप्राइज भी तो देना है। पार्टी खत्म होने में रात हो चुकी थी। मुरली प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर सो गए। अपने कमरे में जाते ही उन्हें अपनी पत्नी विद्या जी की याद आ गई। एक और गर्म रोटी खा लीजिए ना, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। मुरली प्रसाद जी कहते, विद्या तुम इसी तरह गर्म गर्म रोटियां खिलाती रही तो मैं एक दिन बहुत मोटा हो जाऊंगा। और दोनों पति पत्नी हंस पड़े। विद्या के चले जाने के बाद उनकी बहू ने उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसा दिया था। ऊपर से घर के सारे काम करवाने लगी थी वह अलग। वो भी मुरली प्रसाद जी खुशी खुशी करने लगे थे, मगर फिर भी घर में कोई इज्जत ना मिले तो कोई कैसे अपने ही घर में रहे। अपनी पत्नी विद्या जी की यादों में खोए मुरली प्रसाद जी की आंख लग गई। सुबह उठे तो देखा बेटा बहू तैयार खड़े थे। बहू राखी बोली, चलिए पापा जी आपको वृद्धाश्रम वापस छोड़ आते हैं। बहू राखी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं पापा जी हमेशा के लिए यहीं ना रुक जाएं, इसलिए उन्हें जल्दी से वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। मुरली प्रसाद जी भी बेटे बहू की मंशा भांप चुके थे, इसलिए जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। और जैसे ही तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं, वे देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान है। मुरली प्रसाद जी अपने घर को एकटक निहारते हैं और सोचते हैं, बेटे बहू को यहाँ से मुझे निकालने की कितनी जल्दी है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ मन लगे वहीं रहना चाहिए। और उनकी कार वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वे सोचते हैं कि आज वृद्धाश्रम में बेटे बहू को जो सरप्राइज दूंगा, उसके बाद ये लोग वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाएंगे। थोड़ी देर में कार वृद्धाश्रम के आगे आकर रुक गई और बेटे बहू कार से बाहर आकर खड़े हो गए। मुरली प्रसाद जी कार से उतरकर वृद्धाश्रम का गेट खोलकर अंदर जाने लगे। फिर एक पल रुककर उन्होंने पीछे मुड़कर बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटे बहू कार में बैठने ही वाले थे। मुरली प्रसाद जी की आवाज सुनकर रुक गए। मुरली प्रसाद जी फिर से बोले, रुको, यहाँ आओ, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। वृद्धाश्रम के आंगन में पहुंचकर उन्होंने एक कर्मचारी से माला जी को बुलाने को कहा। माला जी जैसे ही बाहर आई, कमल उन्हें देखकर दंग रह गया और राखी
उसको तो जैसे काटो तो खून नहीं। राखी माला जी को देखकर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ कैसे? आपने मुझे बताया भी नहीं, मगर आपको यहाँ लाया कौन? माला जी के पास बेटी की बातों का कोई जवाब नहीं था। राखी बोली, मुझे तो अब तक यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा भी कि इतने दिनों से मेरी माँ से बात नहीं हो पा रही है। तो भाभी बोली, माँ तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी भाभी की बात मान ली। माला जी बोली, बेटा तेरे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। तकरीबन 1 महीने पहले वे लोग मुझे यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए हैं। राखी बोली, माँ उस जालिम औरत की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ दिया। देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मगर माँ तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुरंत तुमको यहाँ से वापस लेकर जाती। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? और वो अपनी माँ से लिपट गई। माला जी बोली, मैं किस मुंह से तुम्हें बताती राखी? जिस दिन मैं यहाँ वृद्धाश्रम पहुंची मैंने देखा कि तुम्हारे ससुर जी भी यहाँ ही हैं। मतलब तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे ससुर जी भी यहाँ हैं। यह कहते हुए माला जी ने अपनी बेटी को अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए दूर रहो मुझसे। एक तरफ मेरे बेटे ने एक माँ को घर से बेघर कर दिया तो दूसरी तरफ मेरी बेटी ने अपने ससुर को घर से बेघर कर दिया। मेरी दोनों औलादें एक जैसी निकली, निकम्मी। अब तो मुझे तुम्हें अपने बच्चे कहने में भी शर्म आ रही है। अपनी माँ की बातें सुन राखी का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानती थी कि जो मैं अपने ससुर जी के साथ कर रही हूँ वही सब मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। माला जी बोली, वैसे तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी हो तो अपने ससुर जी से मांगो। राखी अपने ससुर जी के पांवों में गिर गई और बोली, पापा मुझे माफ कर दीजिए। पीछे से कमल भी उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हमें माफ कर दो पापा, और अब आप दोनों घर चलो, हमें अपनी सेवा का मौका दो। मगर मुरली प्रसाद जी और माला जी ने घर जाने से मना कर दिया और बोले, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब बार बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं है हम लोगों में। हमारे शरीर में अब जो थोड़ी बहुत जान बची है वह यहाँ वृद्धाश्रम में रहकर ही गुजारेंगे। हम यहाँ वृद्धाश्रम में सुखी हैं, कहकर दोनों बुजुर्ग अपने अपने कमरे में चले गए। कमल और राखी भी भारी मन से अपने घर आ गए। राखी तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखकर उस सदमे से अब तक उभर ही नहीं पाई थी। कमल अपने पिताजी के कमरे में पहुंचा तो देखा वहां नीचे एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ था, जो शायद उसके पिताजी की जेब से गिरा हुआ लग रहा था। उस पर उसके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी, नाजों से पाल पोस कर जिसको हमने बड़ा किया, आज देखो उसी बेटे ने घर से हमको अलग किया। तुम कहती थी यह बेटा ही तो हमारे जीने की वजह है, मगर मैंने तो उसके रहते मौत आते देखी है। हाँ, मैंने मरने से पहले मौत आती देखी है। उसी बेटे की वजह से मैंने जिंदा होकर भी मौत आते देखी है। पढ़ते पढ़ते कमल रो पड़ा और अब उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई चारा नहीं था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।